मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में। हिंदी कविता के इतिहास में अंधेरे में कविता का अपना इतिहास और अपना दर्शन है। अंधेरे में कविता एक साथ हमारी सामान्य दुनिया और सत्ता तंत्र की जो दुनिया है उसकी पहचान करते हुए जिंदगी के कठोर यथार्थ और बीहड़ संसार से हमारा परिचय कराती है। यह कविता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस कविता के माध्यम से हम संसार की उन सच्चाइयों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारी वास्तविक दुनिया और हमारे स्वप्न संसार की दुनिया के बीच जो फासला है उस फासला को कैसे पाटा जाए, इस संघर्ष की भी ये कविता है। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में आधुनिक भारत में लोकतंत्र की स्थापना और लोकतंत्र में आम आदमी की क्या उपस्थिति है, इस उपस्थिति को शिनाख्त करती हुई एक ऐसी कविता जो अपने बुनावट में कथात्मक विन्यास लिए हुए है। एक ऐसी कथा लेखक बुनता है और इसके लिए वह फंटेसी का, स्वप्न कथा का सहारा लेता है। स्वप्न कथा जिसमें कुछ होते हुए अचानक कुछ नया हो जाना, जो यथार्थ है उस यथार्थ को ढकेल कर स्वप्न का आ जाना और स्वप्न से पुनः यथार्थ में आ जाना, और इस तरह लगातार जिंदगी में उमड़ते घुमड़ते सवालों को मुक्तिबोध का काव्य नायक मैं देखता है। कविता दो ध्रुवांतों पर चलती है। एक यथार्थ दुनिया है, लेखक है, आम आदमी, पूरा समाज है, डॉक्टर, बुद्धिजीवी और आम आदमी। दूसरी दुनिया सत्ता, जिसमें फौजें हैं, पुलिस बल है, सेना की बख्तरबंद गाड़ियां, बूट और पुलिस बल और मिलिट्री ड्रेस व खाकी ड्रेस, ये दोनों समानांतर दुनिया है। एक दुनिया है जहां आम आदमी और उसके स्वप्न है। दूसरी एक ऐसी दुनिया है जिनको इन सपनों को पूरा करने के लिए आगे आना है, यानी सत्ता तंत्र। सत्ता का काम है लोक कल्याण के लिए आम आदमी की जिंदगी और उसकी दुनिया को बनाने के लिए कुछ करना। आजादी के बाद लोकतंत्र जनता के नाम पर चलाया जा रहा है और उसमें क्या स्थिति है यह किसी से छिपा नहीं है। मुक्तिबोध का कवि मन प्रसिद्ध कविता अंधेरे में इसी यथार्थ को लेकर चलती है। कविता की शुरुआत होती है, जिंदगी के कमरे में
अंधेरे लगाता है चक्कर, लगातार आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार बार वह नहीं ही दिखता किंतु वह रहा चुप, तिलस्मी खोह में गिरफ्तार कोई। यह कौन है जो दिखता नहीं है पर लगातार सामने आता रहता है? आम आदमी जो स्वप्न देखना चाहता है और जिस स्वप्न पर चलना चाहता है, वह स्वप्न, छिपे हुए स्वप्न को निकालने के लिए कवि बार बार उस रहस्यमय चेहरे की ओर चेक करता है, इशारा करता है, कहता है कि अभी अभी आया था, अभी अभी दिखा, अरे वह है। मैं और वह का संघर्ष लगातार देखने को मिलता है। वह सामने आता है और फिर चला जाता है। कोहरे में सामने रखता लोग स्नात पुरुष एक, अकस्मात रहस्यमय की तरह वह व्यक्ति बार बार आता है। वह क्या है? उसकी परम अभिव्यक्ति, वह पूर्ण अवस्था यथार्थ दुनिया में आते ही आदमी बदलाव करने की बहुत सारी आकांक्षा लेकर कोशिश करता है, पर उसकी सारी आकांक्षाएं पूर्ण नहीं हो पाती, तो वह इधर से उधर, उस गली से इस गली, शहर शहर, चौराहे चौराहे चक्कर लगाता है। इस चक्कर में वह अपनी परेशानियों को ढूंढना चाहता है, व्यवस्थित करना चाहता है। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। निहित प्रभावों, मेरे हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव, वह हमारी आत्मा का प्रतिमा है, यानी हमारी सच्ची प्रतिकृति है। दिखाई देता है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर स्थितियां हमारे करने के अनुकूल नहीं होती हैं, तो वह संकेत, इशारा बार बार करती है। प्रश्न थे गंभीर, शायद खतरनाक थे, इसीलिए बाहर के जंगलों से आती हुई हवा ने मसाल भी बुझा दी कि मुझको पकड़कर मौत की सजा दी। किसी काले घने गैस, किसी खड़ी पाई की सूली पर टांग दिया गया, किसी शून्य बिंदु के अंधियारे खड्डे में डाल दिया गया और चेतन स्थिति में। होता क्या है कि जब आप किसी बदलाव के लिए चलते हैं तो यथास्थितिवादी लोग इस परिवर्तन को दबाते हैं। यह लंबी कविता इस पूरी प्रक्रिया के जद्दोजहद को दिखाने का एक प्रयास है। इस संघर्ष की सारी स्थितियों को सामने लेकर कवि आता है। जो यथार्थ वह स्वप्न के धरातल पर चलता रहता है। हमारा संघर्ष यथार्थ में है और हमारा संघर्ष स्वप्न में भी है, जिसमें हम सब कुछ को बदलना चाहते हैं। पर इस बदलने के क्रम में जो प्रक्रिया है वह बहुत बड़ी कीमत मांगती है। वह कीमत क्या है? यह है कि हमें अपने आप को इस बदलाव के लिए होम कर देने की संकल्प शक्ति होना चाहिए। यानी हमें इसके लिए तरह तरह के खतरे उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम क्रांति की बात करें और क्रांति को चाहें, लेकिन जब क्रांति के लिए चलना हो तो पैर पीछे खींच लें। यह पैर पीछे खींच लेना ही हमारे अंदर भीतर जो दहकता हुआ जो अग्नि चेतना है उसको बाहर लेकर आती है। बाह्य संसार से आंतरिक संसार के मिलन की यह लंबी कविता है। अरे हाँ, साकल ही रह रह बजती है द्वार पर, बार बार साकल बजती है। यानी कोई है जो कह रहा है कि यह है, यह है, यह करो। हमें लगातार संकेत दिए जा रहे हैं। यह वही व्यक्ति है जो तिलस्मी खोह में दिखा था,
बार बार दिखता है, जादुई दुनिया के रूप में। वह स्वप्न में समान धर्मा लोगों के साथ उठता है, बैठता है, दिखता है, पर वह जो खतरे बताता है, जो कुछ वह कराना चाहता है, जिस ऊंचाई पर लेकर जाना चाहता है, अमूमन आम आदमी इस स्थिति में नहीं रहता। इस मन स्थिति को प्रकट करते हुए मुक्तिबोध लिखते हैं कि आप चला जाएगा जैसे आया था, खड्डे के अंधेरे में मैं पड़ा हूं पीड़ाए समेटे। आदमी कहाँ है? एक तरह से खड्डे में है, अपनी पीड़ाओं, अपनी दुनिया को लिए हुए पड़ा है। कौन उसको बदलेगा? किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि देश के आम आदमी किन स्थितियों में है। आम आदमी की स्थितियों को सोचते सोचते संवेदनशील कवि की मानसिक सिराएं ध्वस्त हो जाती, टूट जाती हैं। इतनी यातना है संसार में, और स्वप्न है अरुण कमल की प्राप्ति। आकांक्षा है कि सब कुछ बदल जाए, सारा परिवर्तन हो जाए, पर यह सारा परिवर्तन किस कीमत पर होगा? एक आदमी की यातना, एक आदमी का संघर्ष, एक आदमी की पीड़ा, बेचैनी। नहीं, मुक्तिबोध की कविता अपने संवेदनशीलाओं से पूरी जनता को जोड़ने का काम करती है, जनता को इस बदलाव का हिस्सा बनाते हैं। क्या करूं, क्या नहीं, इस तम शून्य में तैरती है जगत समीक्षा। यह कविता का अंधेरा तो है ही, हमारे सामाजिक जीवन का भी अंधेरा है। इस अंधेरे में व्यवस्था रूपी संसार को, अंधेरा किसी एक जगह, एक चौराहे, एक नगर, एक शहर तक सीमित नहीं है। यह अंधेरा गली गली, घर घर, शहर शहर, चौराहे चौराहे होते हुए पूरे देश के नक्शे पर अंधेरा फिट बैठता है। इस अंधेरे के खिलाफ मुक्तिबोध एक संघर्ष को लेकर, संघर्ष की यात्रा को लेकर चलते हैं। नहीं, उसको मैं छोड़ नहीं सकता, सहना पड़े चाहे जो मुझे। इस अंधेरे से लड़ाई के लिए आम आदमी को संघर्ष के लिए तैयार करते हैं। इसका परिणाम होता है कि आत्मा भीषण सचेतना, आत्मा के भीतर भीषण सचित वेदना जल उठी, दहती। यह लड़ाई किसकी है? आत्मा के जागरण की लड़ाई है। जब हमारी आत्मा जग जाती है, जब हम किसी कार्य को करने के लिए आगे आते हैं, तो स्वाभाविक है कि अंदर और बाहर की प्रक्रिया को एक ऐसी मन स्थिति में लेकर आते हैं कि उसे हम सच चित्त वेदना कह सकें। यह सत है, चित्त है, चेतना है, वेदना है। क्योंकि जो संसार है, जिसे बदलना है, वह करुणा, वेदना, संवेदना इस संसार को बदलने के लिए आगे चलेगी, आगे कदम बढ़ाएगी, जो इस पूरी प्रक्रिया में संकेत देता है। मुक्तिबोध का कवि मन कहता है कि वह चला जाएगा, वह नहीं आएगा तेरे द्वार पर, वह निकल गया है गांव में, शहर में। वह एक जगह रहने वाला नहीं है। वह जो इस यथार्थ को बदलने के लिए चेतना को लेकर आ रहा है, वह रहस्यमय व्यक्ति रुकने वाला नहीं है। वह लगातार चल रहा है, परिवर्तन कर रहा है। तो उसका यह जो परिवर्तन है, वह हर कदम, हर चौराहे पर देखने को मिलता है। वह चला गया है, निकल गया है, उसको तू खोज, उसका तू शोध कर, उसका तू शिष्य है। यद्यप पलातक वह तेरी गुरु है, गुरु है। उसको तू खोज, उसका तू शोध कर। यह दिखलाते हैं कि जो यथार्थ स्थिति है वह कितनी भीषण है। उस बिंब को प्रकट करने के लिए कवि रात के
अंधेरे का दृश्य लेकर सामने आता है। रात है, जंगल है, जंगल में इस अंधेरे में मानव आकृतियां घूमती रहती हैं, भूत पिशाच का आकृतियां घूमती रहती हैं। एक डरावना बिंब हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, एक जुलूस का दृश्य है। वे सारे लोग जो षड्यंत्र में शामिल हैं, जो दिन में तो सफेद लक साफ सुथरे दिखते हैं, पर वही लोग इस देश के आम जन के लिए रात में उसकी यातना के लिए चलते हैं। जुलूस का दृश्य है, उसमें सब कुछ है, कौन नहीं है। शहर का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी, डॉक्टर, पत्रकार, वकील सब तो हैं। मुक्तिबोध ने सबको दिखलाया है, कहा है कि तथाकथित सफेद ऊंची कॉलर वाले लोग हैं जो जनाकांक्षा को सामने लाने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि ये जनता के लिए मुश्किलें खड़ा करते हैं। इनके भरोसे कोई जन आंदोलन, जनता की कोई भी आकांक्षा पूरी होने वाली नहीं है। इनके द्वारा हम जनता की संवेदनाओं में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। ये जनता के लिए एक टेरर, एक डरावनी स्थिति उत्पन्न करते हैं। सब सोए हुए हैं, लेकिन मैं जाग रहा हूं, देख रहा हूं, जाग रहा हूं। जादुई संसार, सारा संसार सो जाता है। एक समय के बाद जब सारा संसार सो जाता है तो दुष्ट आत्माएं भटकती हैं शहर की सड़कों पर और शहर के आम लोगों का जीवन मुश्किल में डालने का काम करती हैं। जो जुलूस में है उन सबके चेहरे जाने पहचाने हैं। वे सब शहर में दिखते हैं, मंत्री, उद्योगपति, डॉक्टर, वकील और यहां तक कि शहर का कुख्यात हत्यारा डोमाजी उस्ताद, यानी शहर के वे सारे जाने माने लोग मृत आत्मा का दल बनकर घूमते हैं। मुक्तिबोध की इस लंबी कविता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह कविता रात के अंधियारे में चलती है, बात करती है दिन के उजाले का, मानवीय स्वप्न का, मानवीय आकांक्षा का। मानवीय स्वप्न और आकांक्षा, जब रात में ये मृत आत्माएं जनता के खिलाफ चलने वाली इन आत्माओं का चेहरा जब तक शिनाख्त नहीं होगा तब तक इनको पहचाना नहीं जाएगा, तब तक जनता की दशा बदलने वाली नहीं है। मुक्तिबोध इस पूरी अवस्था को बदलने के लिए एक खुफिया रिपोर्टर की तरह मृत आत्मा दल के पीछे पीछे चलता है, दबे पांव चलता है, ताकि जनता को सच्चाई बताई जा सके कि ये लोग जो दिन में तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, यह सच का केवल एक पक्ष है। सच का अंधेरा और डरावना पक्ष बहुत बड़ा है, जिसमें तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र है, यातना है और तुम्हारे हिस्से की सारी रोटियां इनके अपने कब्जे में है। भीतर का राक्षसी स्वार्थ जब साफ साफ उभर कर सामने आ जाता है तो छिपे हुए उद्देश्य निकल आते हैं। यह शोभा यात्रा है किसी मृत दल की। यह जो जा रहा है कोई मृत दल है। यह जीवन की संभावना का गला घोंट दिया जाता है। यहाँ जीवन को खत्म करने वाली शक्तियां सक्रिय हैं। इसलिए कवि कहता है कि यह शोभा यात्रा है किसी मृत दल की। कवि के मैं को यह दल देख लेता है। तुरंत उस ओर से आवाज आती है, मारो गोली, दागो ससाले को, हम जा रहे थे चुपचाप, हमें देख लिया तो क्या गुनाह हो गया। यदि आप जनता के नुमाइंदे हैं तो जनता के भले के लिए कार्य कर रहे हैं। यदि जनता ने चुनकर भेजा है अपने कल्याण के लिए तो जनता से इतनी दूर क्यों जा रहे हैं, ये सवाल मुक्तिबोध का है। आदमी के सवालों को हल करने के लिए मुक्तिबोध कविता को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। नए भारत के बनते स्वप्नों को
ध्वस्त होते मुक्तिबोध का कवि मन देख रहा था। मुक्तिबोध की यह केवल यात्रा नहीं है, बल्कि मुक्तिबोध के साथ साथ उस दौर के अन्य कवि भी अपनी कविताओं में, अपनी टिप्पणी में, अपनी डायरी में ये अंकित करते हैं, लिखते हैं। गहन मृतात्माएं हर रात जुलूस में चलती। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। बैठती हैं, मिलकर बातें करती हैं, षड्यंत्र करती हैं। विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों में हाय हाय मैंने उन्हें देख लिया, इसकी मुझे सजा मिलेगी, जरूर सजा मिलेगी। ये लोग बहुत ही बर्बर हैं, हिंस हैं, सत्ता के करीबी हैं और सत्ता अपने खिलाफ बोलने वालों को बर्दाश्त नहीं करती। होता क्या है कि जो चल रहा है, जो स्थितियां हैं, उसमें जमाने की जीभ निकल गई है। चारों तरफ पुलिस का पहरा है, सेना का पहरा है, एक तरह से गला घोंट दिया गया है। आम आदमी अपनी बात को कह नहीं सकता, ऐसी स्थिति है। यह सच है, यह कथा नहीं है। मुक्तिबोध बार बार कहते हैं कि जो मैं सुना रहा हूं इसे कविता मत समझें, हमारे देश का सच है, यथार्थ है, इसे जानना पड़ेगा। होता क्या है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है उस पर देश की व्यवस्था को एक तर्कसंगत आधार देने का भरोसा है, वह बौद्धिक वर्ग नहीं कर पाता। उसे जहां कहना चाहिए वहां चुप रहता है और जहां चुप रहना चाहिए वहां बोलता रहता है। जहां नहीं कुछ कहना चाहिए वहां बहुत बहुत बोलता दिखता है। मुक्तिबोध का कवि बराबर उस बौद्धिक वर्ग की शिनाख्त व पहचान करता है जो केवल भाषण देता है, जो बड़ी बड़ी बातें करता है, पर वास्तव में लोगों की जिंदगी बदलने के लिए जिस तरह उसको आगे आना चाहिए वहां पर चुप लगा जाता। ऐसे बौद्धिक वर्ग को जो खोखला है, जो केवल विचार करता है, कर्म रूप में उसको धारण नहीं करता, ऐसे बौद्धिक वर्ग की खबर भी मुक्तिबोध अपनी कविताओं में लेते हैं। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या दिया, बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, लोहित पिता को कर दिया निकाल, जनमन की करुणा सी मां को हकाल दिया। अब तक क्या किया, जीवन क्या दिया, विवेक विवेक बघाड़ डाला स्वार्थों के तेल में, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। धिक्कार है ऐसे जीवन का जहां केवल आदर्श की बातें हैं, कर्म में कुछ नहीं है। यदि केवल बातों तक ही हमारा विचार व आदर्श है और कार्य रूप में परिवर्तन न हो पाए, तो हम अपनी बातों को न रख पाए, तो हमारी बातों का कोई अर्थ नहीं। मुक्तिबोध यही कहना चाहते हैं। मुझे एकाएक भान हुआ, पीछे से कोई कंधे पर हाथ रखा, भयानक थर थर रेंग गई। नहीं नहीं, ऊपर से कंधे पर कोई बरगद पात गिरा है। क्या वह संकेत है, क्या वह चिट्ठी है किसी की? भागता मैं दम छोड़, घूम गया कई मोड़, कई कई मोड़ भागना। यह इस बात का संकेत है कि जो हम बदलाव चाहते हैं और जो यथार्थ है और जो स्वप्न है, उस पर चलने के लिए बहुत सारी हिकमतों का सहारा लेना पड़ता है। हमें लगातार अपनी रणनीति बदलनी होती है, नहीं तो आतताई सत्ता एक क्षण में खत्म कर देगी। इसलिए कवि बार बार कहता है, भागता मैं दम छोड़, घूम गया कई मोड़। लगातार मुक्तिबोध एक चक्करदार दुनिया का जिक्र करते हैं। उनकी कविता में सीढ़ी है, चक्करदार सीढ़ियां हैं, गोल गोल सीढ़ी है, जीना है, पाताल है, अचानक कहीं से कहीं पहुंच जाना। यह अचानक दिखना एक डरावने बिंब का प्रतीक है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होने वाला है, जो यथार्थ है, वह रात के इसी अंधियारे में रचा जा रहा है। इस अंधियारे से निकलने के लिए बार बार भागना पड़ता है।
निकलना पड़ता है। मैंने उन्हें गुहावास दे दिया, लोकहित क्षेत्र से कर दिया वंचित। वे खतरनाक थे। इस व्यवस्था को बदलने के लिए जूझना होगा, जूझना ही तय है। संघर्ष भूमि में कूदना होगा। मुक्तिबोध का कवि कहता है, जूझना ही तय है। इस संकटमयी स्थितियों से कोई भी बच नहीं सकता। इससे बचने के लिए एक न एक दिन जन आंदोलन करना ही होगा। जन आंदोलन से पहले जन आंदोलन की तैयारी करनी पड़ती है। उसके स्वप्न, उसके यथार्थ को बताना पड़ता है। आज जो तुम्हारी स्थिति है उसका कारण यह है, जो होना था वह नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? उसका कारण है रात में घूमती मृत आत्माओं का दल। ये सारे दृश्य जनता को समझाने पड़ते हैं। ये तब समझाया जा सकता है जब रात में मुखबिरी की जाए, रात में जनता के लिए चला जाए। जनता के खिलाफ चलने वाले जो मृत दल हैं उनके पीछे पीछे चलने की जरूरत है। रिपोर्टिंग की जाए। जूझना ही तय है। भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़। लगातार चप्पलें चटकती रहती हैं। बदहवास स्थिति है। इस बदहवास स्थिति से मुक्तिबोध का कवि मन वह अंधेरे की यात्रा करता है, बार बार करता है। हाय हाय पिता हो चिंता में इतना मत उलझो, अभी हम जिंदा हैं। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पुरुष तिलक की मूर्ति सामने आती है, और यह तिलक की मूर्ति केवल प्रस्तर प्रतिमा भर नहीं है। यह तिलक की मूर्ति हमारी संवेदना को सीधे सीधे प्रस्तुत करती है। कविता में तिलक की मूर्ति है, उसकी नाक से गर्म गर्म लाल लाल खून निकलता है। यह उसके जीवित होने का साक्ष्य है। यानी मूर्ति केवल दिखाने के लिए नहीं है, हमारे आचरण का हिस्सा बने, हमारे भीतर स्वतंत्रता का बोध बने। हम जो सामाजिक आकांक्षा और आजादी के लेने के लिए जो आकांक्षा करते हैं, उसके लिए कवि कहता है कि हाय हाय पिता चिंता में इतने मत उलझो, अभी हम जिंदा हैं, जिंदा हैं, चिंता क्या। इतने में छाती के अंदर ठक ठक चलने लगी। छिले जा रहा मेरा निजत्व, कोई मेरा निजत्व छीन रहा है, कोई मुझको मुझसे बेदखल करता जा रहा है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। दूसरे लोग अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश के खिलाफ मुक्तिबोध का कवि मन चलता रहता है। अंधेरे में कविता में गांधी जी का रूप दिखता है। गांधी जी चौराहे पर बोरे में लिपटे पड़े हैं। गांधी जी की इस अवस्था को देखकर काव्यनायक मैं चिंतित होता है। भाग जा, दूर हट जा, हम गुजरे जमाने के प्रतीक हैं। गांधी जी कहते हैं, दुनिया कचरे का ढेर नहीं, जिस पर दाने चुगने चढ़ा कोई भी तुक्कड़ मुर्गा बाग दे उठे जोरदार तो बन जाए मसीहा। मसीहा बनना, संसार को बदलना इतना आसान नहीं है। वे कहते हैं कि बदलाव बहुत कठिन प्रक्रिया है। यह बदलाव तभी संभव होता है जब जनता आगे आती है। जनता ही भविष्य बनाएगी, वही आगे आएगी, तभी परिवर्तन होगा, तभी कुछ बदलेगा। जनता के गुणों से ही भावी का उद्भव संभव है। जनता के अलावा कोई नहीं। रुधिर से फूट रही लाल लाल किरणें, अनुभव रक्त में डूबे हैं संकल्प, और ये संकल्प चलते हैं साथ साथ अंधियारे गलियारे में चला जा रहा। कहीं कोई ढिबरी टिमटिमा रही है, चारों तरफ अंधेरा है। उस अंधेरे में ढिबरी का टिमटिमाना एक उम्मीद है। कवि उम्मीद को, स्वप्न को एक बार भी छोड़ता नहीं, उसे लेकर पकड़ कर चलता रहता है। और जनता की ये लड़ाई अकेले किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, बहुतों को साथ आना होगा। कवि कहता है, पाऊं मैं नए नए सहचर, सकर्मक सचित वेदना भांस कर। इस दुनिया को, व्यवस्था को बदलना चाहते हैं केवल बात करने वाले नहीं, जो कार्य कर सकते हैं, परिवर्तन के लिए चल सकते हैं। अकेले चलने वालों को शासन करने वाले लोग, सत्ता में बैठे लोग, अकेले चलने वाले
और कोई केवल जो विचारों से चलने की बात करता है उसका दृश्य भी पागल से मरे चेहरे में कवि दिखलाता है। कलाकार के मरे चेहरे में देखा जा सकता है। जो कलाकार था बहुत कुछ बदलना चाहता था पर कर नहीं पाता। इस तरह कर्म रूप में आगे आना होगा। उस होता क्या है कि जब तक कार्य रूप में हम नहीं आते हैं, केवल बातें करना पर्याप्त नहीं है। जो भी सोचा जा रहा है, जो बदलाव हम चाहते हैं, उसके लिए हमें कर्म रूप में आगे आना होता है। अंधेरे में कविता मनुष्य की इसी आजादी और स्वतंत्रता के उस बोध की कविता है जिसमें एक व्यक्ति लगातार समाज को बदलने के लिए जो स्वप्न देखता है, उसके संघर्ष की लंबी यात्रा अंधेरे में कविता में देखने को मिलती है। यह कविता एक तरह से जीवन की और संघर्ष की लड़ाई है। अंधेरे में कविता को पढ़ा जाना और बार बार नए सिरे से समझे जाने की जरूरत है।